हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हम पहले चार्ज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। एटम एक मैटर का छोटा सा हिस्सा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन वन ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एक पार्टिकल है जिसको हम एटम कहते हैं, जिससे मैटर बना है। ठीक है, ये हम एक सर्कुलर फॉर्म में लेंगे। ये एक एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ही सारा मास कंसंट्रेटेड होता है एटम का। ठीक है, और इस न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन एक ही नहीं होता है, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ये न्यूट्रल होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन जो प्रोटॉन है इस पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, इसके इर्द गिर्द इस तरह इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं इन ऑर्बिट्स में। ठीक है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं वो इसमें फॉल नहीं करते इस न्यूक्लियस में, वो बस इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे किसी एटम में, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, अगर प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम। अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे प्रोटॉन्स कम होंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज्ड एटम होगा। अब अगर एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा तो मैटर भी अपने आप पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अब ये चार्ज कैसे बना? ये इलेक्ट्रॉन की वजह से बना या प्रोटॉन की वजह से बना, जो कि मैटर का एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस चार्ज को हम कूलम्स में मेजर करते हैं। जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन का या एक प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻³ कूलम्स। अब हम सिर्फ एक चार्ज की बात करेंगे। अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये अपने सराउंडिंग में एक इनविजिबल फोर्स पैदा करता है इस तरह। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने अपने इर्द गिर्द एक स्फीयर बनाता है या फील्ड बनाता है। उस फील्ड का नाम हम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये नेगेटिव का भी हो सकता है, पॉजिटिव का भी हो सकता है। अगर नेगेटिव का होगा तो वो इस तरह होगा। ठीक है, ये जो मैं ये दिखा रहा हूँ ना, ये एरोस, ये यहाँ पे भी मैंने दिखा है और यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें ये एरोस बाहर की तरफ आ रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, ये इनकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होती है। लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसके फील्ड लाइन टुवर्ड्स द चार्ज होता है और इसका भी स्फीयर इस तरह का बनता है। ठीक है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी इसको भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं वो अवे फ्रॉम चार्ज होते हैं और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स टुवर्ड्स द चार्ज होते हैं। जब यही चार्ज मूव करते हैं ना किसी सर्किट में, ठीक है, उसको हम करंट कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज अगर होंगे, दो पॉजिटिव चार्ज होंगे या दो नेगेटिव चार्ज होंगे, वो एक दूसरे के करीब नहीं आते, बल्कि वो रिपल करते हैं, दूर भागते हैं, क्योंकि वो लाइक चार्जेस हैं। इसी तरह जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर इनको हम करीब लाने की कोशिश करेंगे ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जो अपोजिट चार्ज होते हैं ये अट्रैक्ट होते हैं। ये सिंपल है, नॉर्मल है। ठीक है, अब एक कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल किस चीज़ को हम कहते हैं? ये एक ऐसा अरेंजमेंट है जब हमारे पास एक चार्ज होता है, यहाँ पे पॉजिटिव एक चार्ज होता है, इक्वल चार्ज होता है, लेकिन अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन अपोजिट चार्ज होती है नेगेटिव। ठीक है, इसको अगर हम किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करेंगे तो ये अरेंजमेंट जो बनता है इसको हम कहते हैं डाइपोल या इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि चीज़ करने की क्या ज़रूरत है, मतलब ये दिखाने की क्या ज़रूरत है। देखिए, आपने NaCl देखा होगा, इसमें इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ये अगर पॉजिटिव है
ये नेगेटिव है। असल में ये इस तरह होगा, ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। अब इनकी डिस्टेंस यहाँ से इसकी, यहाँ से भी इसके सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर की जाती है, यहाँ से भी इसकी सेंटर से डिस्टेंस मेजर की जाती है। इसको हम कहते हैं डायपोल लेंथ। ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम डायपोल लेंथ भी कह सकते हैं। यहाँ पे भी ये डायपोल लेंथ है, ठीक है ना, यहाँ पे ये। अब यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल बना ना, इसका स्ट्रक्चर क्या बना, ये एक डायपोल बना। इसी तरह जो HCl है, HCl, H पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये कितना स्ट्रॉन्ग डायपोल बना रहा है, ये किस पे डिपेंड करता है। इसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन होती है। वो इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। अगर ये प्लस क्यू है, ये भी माइनस क्यू है, यानी जो डायपोल मूवमेंट है ना, वो इसकी स्ट्रेंथ को बताता है। इस डायपोल मूवमेंट को हम P से डिनोट करते हैं। और इसकी स्ट्रेंथ किस तरह आती है, हम इन दोनों चार्जेस में एक चार्ज को लेते हैं, से फॉर एग्जांपल Q, ये चार्ज लिया, ठीक है, और जो इसके दरमियान ये स्मॉल डिस्टेंस है ना, ये D, इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आकर जो ये इक्वेशन बनती है P=QD, इसको हम डायपोल मूवमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये याद रखना है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, बस। इसके अलावा इसमें आपने कुछ नहीं पढ़ना है, ये याद रखना है। अब दूसरा ये है कि इसका जो Q/D है ना, इसका यूनिट क्या आएगा। डायपोल मूवमेंट जो है ना, ये डायपोल मूवमेंट, Q क्या है, कॉलम, D है डिस्टेंस, है ना, तो इसका क्या आएगा, मीटर, कॉलम मीटर, इसका ऐसा यूनिट है, ये याद रखना है, ठीक। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल में एक चीज़ ये भी याद रखना है, ये यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस है ना, जिसको हमने D से डिनोट किया, यहाँ से चार्जेस इस तरह आएंगी, फील्ड लाइन्स, चार्जेस नहीं, फील्ड लाइन्स इस तरह आएंगी, यहाँ से इस तरह आएंगी, क्योंकि हमने देखा पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स निकलती है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो फील्ड लाइन्स अपने अंदर जज़ब करती है, ये अपने आप से निकालती है। तो इस तरह ही कुछ अरेंजमेंट बनेगा ना। अब अगर हमने इसकी स्ट्रेंथ को देखना, ये इस तरह भी देखा जा सकता है कि जितनी ये लाइन्स यहाँ इस पॉजिटिव पॉइंट पे चार्ज पे और इस नेगेटिव चार्ज पे डेंस होंगी, उतना हम कहते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी जगह पे हम इस तरह लेते हैं, बल्कि इस तरह लेते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये इसकी डायरेक्शन रहती है, ठीक। ये सिंपल है, ये डायपोल है और डायपोल मूवमेंट है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में मैंने आपको अभी कहा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, जब एक चार्ज एक सर्किट में मूव कर रहा है किसी टाइम में, उसको हम करंट कहते हैं या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मैं एक अरेंजमेंट बनाता हूँ, ठीक, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, इसका पॉजिटिव यहाँ से टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। जो ही हम यहाँ पे एक स्विच भी लगी हुई होगी यहाँ पे, जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये बल्ब जो है ना, ये ग्लो करने लगेगा। क्यों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया और इसमें करंट दौड़ गई, ठीक है। और वो यहाँ ये लैंप जो है ना, इसको हम रेजिस्टर भी कहते हैं, जब ये यहाँ पे आया तो इसने इस टंगस्टन को ग्लो कराया, ठीक है, जो लैंप होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने ये देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की दो डायरेक्शंस होती हैं, ये याद रखना, एक फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल और दूसरा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। हम अक्सर ये कहते हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से आएंगे ना, वो इस तरह आएंगे, तो ये फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो एक ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की। दूसरा हम कहते हैं कि जो ये पॉजिटिव है ना,
ये पॉजिटिव है ना, यही नेगेटिव की तरफ आते हैं, इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। यानी ये प्रोटॉन जो है ना, यही इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट फ्लो। तो इसकी डायरेक्शन ये रहती है, तो ये इस तरह होगा। अब आपके लिए आसान है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन फ्लो बताना है वो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर आपको कन्वेंशनल फ्लो बताना है दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखना था, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस चीज़ को हम कहते हैं? देखिए, एक अरेंजमेंट में बनाता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका एक फील्ड होगा ना, जो यहाँ तक होगा, ठीक, और यहाँ पे कोई और चार्ज होगी, ठीक है ना। इस चार्ज को यहाँ तक ले जाने में हमें कोई काम करना पड़ेगा ना, तब जाकर हम इस चार्ज को यहाँ तक ले आएंगे। जो हम काम करेंगे ना फ्रॉम इन्फिनिटी, ये चार्ज जो है ना, ये किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे है। इन्फिनिटी क्या मतलब, चार्ज तो इतना मतलब छोटी सी एंटिटी है, अब इसकी इन्फिनिटी क्या ही होगी, वो कहीं यहाँ मतलब हमारी नज़रों के हिसाब से तो वो यहाँ ही करीब किसी जगह पे होगा ना इन्फिनिटी इसका। तो यहाँ पे एक और चार्ज है, अगर हम इस चार्ज को किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से यहाँ से उठाकर यहाँ तक इसके फील्ड में ले आएंगे, तो इस पे हम एक वर्क करेंगे ना, उस वर्क डन को हम कहते हैं, इस चार्ज पे जो हमने किया उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये एनर्जी इसमें स्टोर रहती है, ठीक। अब हमारे पास दो टर्म्स है, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी कहते हैं, ये सेम चीज़ है। लेकिन अगर हम सर्किट पे बात करेंगे, यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे सर्किट है, इस तरह यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्सेस जिसको हम वोल्टेज कहते हैं, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक। जब हम इस सर्किट को ऑन करेंगे ना, तो हम क्या देखेंगे, एक वोल्टेज जनरेट होगा, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। कहाँ पे? यहाँ इस बैटरी के एनोड पे और इस बैटरी के कैथोड पे। ये एक बैटरी में एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। एनोड पे पॉजिटिव टर्मिनल, एनोड को हम पॉजिटिव कहते हैं और कैथोड को नेगेटिव कहते हैं। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज जमा होंगी ना, जितनी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होंगी, जितनी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जमा होंगी, वो किसी एक पॉइंट पे जमा हो रही है ना, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ किसी स्पेसिफिक किसी एक पॉइंट पे बात करते हैं, या अगर ये करंट यहाँ से जा रही है तो यहाँ तक पहुँची, तो हम अगर यहाँ पे इस प्रोटॉन की या इस इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल बताएंगे ना, तो हम सिर्फ इस पॉइंट के रिलेटेड बताते हैं। अब अगर हम दो पॉइंट्स के दरमियान बताएंगे, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। हमने कितना काम किया इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाने में। अब अगर हमने सिर्फ इस पॉइंट की बात की, तो इसको हम कहेंगे कि इसका पोटेंशियल क्या है, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। अब अगर हम कहेंगे कि यहाँ से भी एक पॉइंट था, यहाँ से एक पॉइंट था, अब इसी यहाँ पे भी एक पॉइंट था, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ तक ले जाने में कितना काम करना पड़ा। अब दो पॉइंट्स आ गए ना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, इसका सेम वैल्यू होता है, यानी वर्क डन बाय चार्ज डिवाइड बाय चार्ज सेम होता है। सिर्फ यहाँ पे ये पोटेंशियल सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में हम बोलते हैं, किसी एक जगह पे अगर हम किसी का पोटेंशियल देखते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दो पॉइंट्स है इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बस यही चीज़ आपको याद रखना है। और हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इसकी डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन क्या हो सकती है, वो हमेशा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा। और यहाँ पे क्या होता है, फ्रॉम हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू ए पॉइंट ऑफ लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बस ये सिंपल है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। वोल्टेज को मैंने कहा कि ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ये अभी मैंने आपको कहा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस रिलेशन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो हम इस तरह देखेंगे कि I = Q/T।
तो क्यू जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू जो है ना, क्यू के बदले हम आई टी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अब इस I को हम इस V की तरफ ले जाएंगे तो ये वी आई बनाना, लेकिन वो क्या बना, डब्ल्यू बाई टी, यानी वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ डूइंग ऑफ वर्क इज इक्वल टू पावर। तो ये पावर की इक्वेशन आ गई, पावर इज इक्वल टू वी आई, वोल्टेज इंटू करंट। अब पावर किसके बराबर है, वोल्टेज इंटू करंट। ये इलेक्ट्रिक पावर है। और इलेक्ट्रिक पावर को हम क्या कहेंगे, अब वर्क जो है ना, वर्क या एनर्जी ये सेम ही बात होती है, क्योंकि उसका भी जूल ऐसा यूनिट है, वर्क का भी और एनर्जी का भी। अब इस एनर्जी ये किस रफ्तार से मूव कर रही है, यहाँ पे जो हमने पावर देखा ना, ये क्या था, डब्ल्यू बाई टी, यानी एनर्जी किस रफ्तार से जा रही है, उसी को हमने पावर कहा, इसी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। वही डिफिनेशन यहाँ पे बताई गई है, रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज P इज इक्वल टू वी आई। सेकंड हमने देखना है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जब हम किसी सर्किट में कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना, जितना हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसी के हिसाब से करंट भी फ्लो होता है। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल 2 वोल्टेज आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, 2 वोल्ट्स आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, तो से फॉर एग्जांपल इससे आई करंट आएगी, ए करंट आएगी। 4 वोल्टेज आप अप्लाई करोगे, उससे 2 करंट आएगी, यानी ये बड़ी ना, तो इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, हालांकि ये वेरिएबल होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्या है, जब आप कोई भी कंडक्टर लेते हो ना, उसको आप रेजिस्टेंस कहते हो। लाइक अगर आप पहले तो अगर आप किसी सर्किट में बल्ब लगाते हो तो ये एक रेजिस्टर है। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक हीटर लगाते हो, इसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी हम रेजिस्टर कहते हैं। लैंप को भी हम इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, इस तरह अगर आपने गीज़र लगाया तो वो भी एक और रजिस्टर है। तो इस तरह ये इसी के रिलेटेड है रेजिस्टेंस। अब ये क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि V इज इक्वल टू आई आर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई को इक्वेट करने के लिए हमने इसके साथ R जोड़ा, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, V जो है इसको वोल्ट कहते हैं, इसको वोल्टेज कहते हैं, इसको हम वोल्ट्स में मेजर करते हैं। ठीक, आई जो है करंट, इसको हम एम्पियर में, जो पहले ही मैंने कहा कि इसका ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक, रेजिस्टेंस का जो है ना ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट है ओम। ठीक, अच्छा मैंने आपको अभी कहा P इज इक्वल टू वी आई। ठीक, इस P को हम लिख सकते हैं W डिवाइड बाई T इज इक्वल टू वी आई। ठीक है ना, W इज इक्वल टू वी आई टी। आई टी को अभी हमने क्या लिखा था, Q इज इक्वल टू आई टी, ये V इंटू क्यू है ना, जो ये वर्क है ना, इसको हम एनर्जी भी कह सकते हैं, वर्क भी कह सकते हैं, यही इलेक्ट्रिक एनर्जी है। ठीक है, इसी वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये किसके बराबर होता है, वोल्टेज इंटू चार्ज, यानी हमें कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ रहा है ताकि चार्ज मूव करे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, उसको हम काम कहते हैं, उसी काम को हम एनर्जी भी कहते हैं। वही यहाँ पे डिस्क्राइब हुआ है, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, टोटल वर्क डन बाय करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट ने कितना काम किया, कितना काम किया, उस पर जब हमने वोल्टेज अप्लाई किया उसने चार्ज को मूव कराया, इतना काम किया। तो इसी को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं W इज इक्वल टू वी इंटू क्यू। क्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ठीक, इस तरह भी लिख सकते हैं ना,
और वही आगे जाकर फिर W=I² बनता है इक्वेशन, ये याद रखना है। ठीक, ये W=I²RT है ना, ये एनर्जी=I²RT। इस W को हम कभी H भी लिख सकते हैं। W=I²RT, या फिर हम लिख सकते हैं H=I²RT। I करंट है, R रेजिस्टेंस है, T टाइम है। तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की डेफिनेशन है। ठीक है, अब मुझे बताएं जो हीट होता है ना, ये भी क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हम किसी रेजिस्टर में करंट दौड़ाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वो रेजिस्टर गर्म हो जाता है, वो रेजिस्टर गर्म हो जाता है। तो कुछ एनर्जी जो है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस में ट्रांसफर होती है? वो हीट एनर्जी में ट्रांसफर होती है। लाइक हमने बल्ब को जलाया तो एक तो लाइट में तब्दील हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा उसमें हीट भी प्रोड्यूस हुआ। या फिर अगर हमने इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल किया तो पूरी की पूरी एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, वो किस में ट्रांसफर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और उस हीट एनर्जी को हम इस तरह डिनोट करते हैं, H=I²RT। और वही यहाँ पे दिखाया गया है। द प्रोडक्शन ऑफ हीट इन ए रेजिस्टर व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू इट। ये इस तरह दिखाई दे, ये इस तरह यहाँ पे फार्मूला के जरिए H=I²RT यहाँ पे लिखा गया, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। इसको हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका दूसरा नाम भी है, क्योंकि जो हीट है या एनर्जी है या वर्क है, इसका जो ऐसा यूनिट है उसको हम जूल कहते हैं। तो इसलिए इसका नाम ये भी हम लिख सकते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक, और यहाँ पे एप्लीकेशंस क्या हैं? जब हम इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो कराते हैं तो हम देखते हैं कि वो गर्म होता है। वो क्यों गर्म होता है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कुछ किस में ट्रांसफ़र हो गई है? हीट एनर्जी में। या फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो प्रेस हमारे घर में होती है, या इलेक्ट्रिक हीटर होता है, या फ्यूज़ वायर्स होते हैं, वो अक्सर हम देखते हैं कि वो गर्म होते हैं। वो जब गर्म होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। और यही इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रेजिस्टेंस क्या है। जो हमने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। उसमें इक्वलिटी लाने के लिए हमने रेजिस्टेंस का सहारा लिया। ये रेजिस्टेंस क्या है? मैंने आपको पहले ही लेक्चर्स में बताया है, जब इंसान चलने की कोशिश करता है तो उसकी मूवमेंट के खिलाफ एक फोर्स पैदा होता है, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह करंट में भी ऐसा होता है। जब किसी मटेरियल में हम करंट को दौड़ाना चाहते हैं, तो वो मटेरियल अपने आप में करंट को नहीं दौड़ाना चाहता, वो अपोज करता है इस इलेक्ट्रिक करंट को दौड़ाने में। जो अपोजिशन है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने किसी भी कंडक्टर से जब कोई करंट चलाई तो पहले वो डायरेक्ट करंट नहीं जा रही है, हमें थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ रहा है। तब जाके हम जब बहुत ज़्यादा उस पर करंट चलाते हैं, तब जाकर करंट मूव करती है, चार्जेस मूव करते हैं। और पहले क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उसमें ये कंडक्टर अपोजिशन दिखा रहा था। उस अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये रेजिस्टेंस क्यों पैदा होती है? क्योंकि हमने देखा कि एटम्स होते हैं, एटम्स में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, जो न्यूक्लियस में होते हैं। लेकिन इसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो जब मेटल में मूव कर रहे होते हैं, अब हमने उसमें जो ही करंट दौड़ाना चाहा तो वो वाइब्रेट करने लगते हैं। वो एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम और दूसरे इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करने लगते हैं। वो जब कोलाइड करने लगते हैं, वो चार्ज को आगे जाने में रोकते हैं, और इसी वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस पैदा होती है। ये फ्लो ऑफ करंट को या इलेक्ट्रॉन को कम करती है, और उसी वजह से वहाँ पे हीट जनरेट होती है। और तभी हम देखते हैं कि कोई भी डिवाइस जब उस पर हम करंट उसमें दौड़ाते हैं, हम देखते हैं कि उसमें एक हीटिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वहाँ पे इन्हीं कोलिजन्स की वजह से हीट लॉस होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और वो डिसिपेट होती है एज हीट एनर्जी। ठीक है,
अब कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, देखो पहले हमने इस पर करंट नहीं दौड़ा है, या फिर ये सर्किट में है, कोई कंडक्टर है। कंडक्टर वो मटेरियल है जिसमें आसानी एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, अदर एंटिटीज़, उसमें करंट फ्लो होता है। और नॉन कंडक्टर्स वो होते हैं कि जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, जिस तरह पेपर, इसमें नहीं होगा, कपड़ा इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर हम आयरन लेंगे, ये कंडक्टर है, इसमें करंट दौड़ती है, ठीक है। अब अगर हम इस कंडक्टर को पहले इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, और उसके थ्रू हम करंट दौड़ाएंगे, क्या करंट आसानी से दौड़ेगी या नहीं? नहीं दौड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो इसमें एटम्स है और इलेक्ट्रॉन्स है वो वाइब्रेट करने लगेंगे, वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लगेंगे। जब वो ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, जो हम यहाँ से इसमें चार्ज का फ्लो कराने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ाना चाहते हैं, वो नहीं दौड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी उस कंडक्टर के अपने एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेशन में हैं, वो किसी चार्ज को आगे नहीं जाने देते। तो कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस बढ़ती है, कंडक्टेंस कम होती है, रेजिस्टेंस बढ़ती है। इसी तरह सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, वहाँ पे थोड़ा अलग किस्म का अरेंजमेंट होता है। वहाँ पे जो एटम्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बहुत ही चुस्त तरीके से एटम के साथ मिले हुए होते हैं। जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, वो उनका बॉन्ड जो है ना, वो ब्रेक होने लगता है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा फ्री होते हैं। जब वो फ्री होते हैं तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं या वोल्टेज अप्लाई करते हैं। जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, तो जो वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बआसानी से मूव करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल है, वो ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करते हैं सेमीकंडक्टर्स में। तभी जाके वहाँ पे रेजिस्टेंस कम और कंडक्टेंस ज़्यादा होती है। अब एक कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है, ये हमें पता चला। अब किसी में कम रेजिस्टेंस होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में उससे ज़्यादा होती है। लाइक सिल्वर है, जिसमें बहुत ज़्यादा कंडक्टेंस है लेकिन रेजिस्टेंस बहुत कम है। इसके बनस्बत अगर हम कॉपर लेंगे, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। अगर हम आयरन लेंगे, उससे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। तो हर एक मटेरियल की अपनी अपनी रेजिस्टेंस होती है। लेकिन ये रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? ये रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो ये मटेरियल है ना, ये कौन सा मटेरियल है। अभी मैंने देखा, अगर आयरन है तो एक रेजिस्टेंस होगी, सिल्वर हो तो कोई और रेजिस्टेंस होगी, कोई और गोल्ड होगी या कोई और मेटल होगा, उसका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। तो वो इस मटेरियल पर डिपेंड करता है ना। यानी कि मटेरियल की एक खुद एक इनहेरेंट एक प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। क्योंकि ये हर एक मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, अलग अलग तरीके से, और उस अलग अलग तरीके से उसमें करंट फ्लो होता है। तो हर एक मटेरियल का अपना एक 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 रेजिस्टेंस, एक एक रुकावट होती है, उसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। उसको हम रो से डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस क्या है? ये सिर्फ मेजर है इस रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टेंस जो है, ये मेजर है सिर्फ इस रेजिस्टिविटी की, इस इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल की। और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? और रेजिस्टेंस इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कंडक्टर की जो लेंथ है, अगर ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, अगर कम लेंथ होगी तो कम रेजिस्टेंस होगी। और दूसरा ये कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जितना कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा, उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो हमने क्या देखा? रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। हमने देखा कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? एरिया के। हमने क्या देखा? हर एक मटेरियल का एक क्या होता है? एक रेजिस्टिविटी होती है। तो हम जब इस सारी इक्वेशन को इक्वेट करते हैं, वो इस तरह बनता है, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब अगर आपने इस रेजिस्टिविटी का कोई ऐसा यूनिट ढूंढना होगा, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो, क्योंकि इसका क्या है? ओम। ठीक, इसका क्या है? मीटर। इसका क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब इस रेजिस्टिविटी का आप यूनिट निकाल सकते हो ना आसानी से। तो यहाँ पे ये देखना ज़रूरी था।
अब मैंने आपको कहा कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर में रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम हो जाएगा? कंडक्टेंस बढ़ेगा लेकिन रेजिस्टेंस कम, कंडक्टेंस कम होगा लेकिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर की वजह से। फॉर मोस्ट ऑफ मेटल्स जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सर्किट में हम इन रेजिस्टेंस को किस तरह रखते हैं? से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक रजिस्टर रखा, जैसे लैंप रखा, फिर यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे गीज़र रखा, फिर यहाँ पे छोड़कर यहाँ पे कुछ और रखा, फिर यहाँ पे इसको कनेक्ट किया। ये क्या है? R1, ये क्या है? R2, ये क्या है? R3। यानी एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे। हमने यहाँ से करंट दौड़ाई। देखो अब आप यहाँ से दौड़ाओ, ये तो कन्वेंशनल करंट होगी, ये आई दौड़ेगी ना इसके थ्रू। देखो यहाँ पे है करंट, हमने इसमें दौड़ाई तो इस रजिस्टर से भी, इस रेजिस्टेंस से भी यही आई दौड़ेगी, इससे भी और इससे भी, क्योंकि ये एक ही सीक्वेंशियल पोजीशन में है ना। तो करंट और कहाँ से फ्लो होगी? कहीं से भी नहीं, क्योंकि एक ही अरेंजमेंट है। इसको हम सीक्वेंशियल अरेंजमेंट कहते हैं। लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का कोई एक वैल्यू होगा तो इसका वोल्टेज डिफरेंट होगा। ये रेजिस्टेंस का कुछ और वैल्यू होगा तो इसका, हमने क्या पढ़ा है? V इक्वल टू आई आर। अब R चेंज हो रहा है, V भी चेंज होगा ना। R1 है तो V1 भी बनेगा ना, R2 है तो V भी 2 बनेगा ना। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि इस R3 के बदले V3 आएगा, ठीक है। करंट सिर्फ I है, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं ये मैं आपको भी बताऊंगा। हम पहले देखेंगे V इज इक्वल टू आई आर, ठीक। V इज इक्वल टू आई आर, लेकिन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 के बदले हम क्या लिखेंगे? IR1। V2 के बदले हम क्या लिखेंगे? IR2। V3 के बदले हम क्या लिखेंगे? IR3। देखो इसमें भी I है और इनका तीनों का एक I कॉमन आएगा, वो कट हो जाएगा ना। पीछे बचा क्या? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो ये कैपिटल R है ना, इसको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। आप मुझे बताओ इसका वैल्यू क्या आया? इसका वैल्यू कम आया कि ज़्यादा आया? इसका वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि R1 प्लस R2 प्लस R3 ये जमा हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है ना। तो ये जो रेजिस्टेंट है ना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, इसका वैल्यू बढ़ गया। अब हमें क्या चाहिए होता है कि हम जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे, हम चाहते हैं कि रेजिस्टेंस कम रहे, और यहाँ तो बढ़ रहा है। अब हम ये अरेंजमेंट पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। मे भी किसी जगह पे पसंद करेंगे जहाँ पे हमें स्पेसिफिक ज़रूरत हो, लेकिन अक्सर ये अरेंजमेंट हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो बढ़ जाता है, ठीक। इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ करंट एक सिंगल पाथ से ट्रेवल हो रही है, ठीक। और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, वो सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। यानी कुल मिलाकर जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट है वो उसका वैल्यू बढ़कर आता है, वो कम नहीं आता है बल्कि ज़्यादा आता है। अब इसके बरअक्स अगर हम कोई और कम्बिनेशन लेंगे, से फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक सर्किट इसी तरह बनाया, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, ठीक। अब यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाया, इसके साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस लगाया, इसके साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस, यहाँ पे करंट किया। अब यहाँ से करंट आ रही है ना, ये आई आ रही है। अब मुझे बताओ जब ये इस जंक्शन पे आएगा, ये करंट, यही एक करंट है, ये यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, यहाँ भी जाएगी, लेकिन ये बराबर नहीं जाएगी ना, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I2
और इस वाले में I3 करंट जाएगी। ठीक, अब ये जो है ना, ये जंक्शन और ये जंक्शन, ये इक्वल पोटेंशियल पे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा ना वो सेम आएगा, उसका वैल्यू सिर्फ ये आएगा, क्योंकि ये रजिस्टर भी इसी पॉइंट पे कनेक्ट है, ये रजिस्टर भी इसी पॉइंट पे कनेक्ट है, ये रजिस्टर भी उसी पॉइंट पे कनेक्ट है। ये हमने कहा कि R1, इस तरह ये R2, ये R3। ठीक, अब हमने क्या देखना है, इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी यहाँ पे रजिस्टर्स पैरेलली अरेंज किए हुए हैं, उनका सेम पोटेंशियल है, लेकिन करंट यहाँ पे अभी डिवाइड हो रही है या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब उससे क्या होगा ये मैं आपको अभी बताता हूँ। हमने क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू IR। हम इस तरह भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू V/R। इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं ना, I इज इक्वल टू V/R। यहाँ पे हमारे पास एक करंट है, ठीक है ना, वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, अब वो वोल्टेज तो सेम है ना, वोल्टेज बराबर रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा, यहाँ पे भी V रहेगा। रेजिस्टेंस उसमें था, इसमें है R1 R2 R3 है ना। अब हम इसको किस तरह इक्वेट करते हैं, देखें, ये I इज इक्वल टू V/R आपने याद रखा ना, I इज इक्वल टू V/R, यानी V/R ये है पहली वाली करंट जो हमने यहाँ से अप्लाई की थी। अब वो फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गई किस में, I1 में। I1 का वैल्यू क्या आएगा, V/R1। दूसरे का क्या आएगा, क्योंकि पोटेंशियल सेम पोटेंशियल पर हमने कनेक्ट किया ना, R2। इसका क्या आएगा, R3। इस तरह ये जितना भी हम बढ़ाना चाहेंगे बढ़ सकता है। अब इसमें वोल्टेज है और इसमें हम कॉमन एक वोल्टेज लेंगे, ये भी ख़त्म होगा, ये सब खत्म होंगे वोल्टेज। यहाँ क्या बचेगा, I/R इज इक्वल टू I/R1 प्लस I/R2 प्लस I नहीं, ये 1 है, 1/R3। अब मुझे यहाँ पे बताओ, अगर हम इन रजिस्टर्स को या इस रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे, जितना हम बढ़ाएंगे उतना कुल मिला के वैल्यू कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा, क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ये है ना, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे जितने रेजिस्टेंस हम लगाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, कुल मिला के हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। बस ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो घर में आपके घरों में तार होती है ना, उस पे लैंप्स लगे होते हैं, फैंस या कोई और कॉम्बिनेशन, कोई और अप्लायंस होते हैं, तो वो इसी कॉम्बिनेशन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, न कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस ओवरऑल बढ़ता है, यहाँ पे ओवरऑल रेजिस्टेंस कम होता है। हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस हमें कम मिले ताकि उसमें करंट अच्छी तरीके से फ्लो हो और हम पूरा वोल्टेज का फ़ायदा उठाएं। ठीक, मुझे लगता है कि यहाँ से आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, यह आपने आसानी से समझा होगा। अब मैंने कहा कि करंट को कोई चीज़ रोक रहा है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, लेकिन उसके उलट, उसके अपोजिट हम कहेंगे कि रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या है, कंडक्टेंस। कि कितने इजीली किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, उसको हम कंडक्टेंस कहेंगे। और इस कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या था, ओम, लेकिन इसका क्या होगा फिर 1/ओम, या फिर हम लिख सकते हैं ओम रेज़्ड टू पावर -1, ये भी यही हुआ ना। अब OHM, अब इसको हम अगर उल्टा लिखेंगे वो क्या होता है, MHO। ठीक है ना, ये MHO है ना, ये मो या ये ओम या ये सब किसके यूनिट से, कंडक्टेंस के। अब इसी चीज़ को हम एक अलग नाम भी बताते हैं साइमन्स। कंडक्टेंस का क्या क्या यूनिट है, आप मो या ओम पर मीटर या साइमन्स।
ठीक है ना। वहाँ पे रेजिस्टिविटी थी कंडक्टर में, यहाँ पे एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी मटेरियल की जिसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। यानी यहाँ पे इसकी कितनी कंडक्टर में कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर से करंट को जाने दे। उसको जब हम मेजर करते हैं ना, उसको हम एक खास चीज़ से मेजर करते हैं, उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं। वहाँ पे हमने क्या बताया था, जो चीज़ अपोजिशन करती है मटेरियल में, तो उसको हमने कहा कि उसको जब हम मेजर कर रहे थे उसको हम बताते थे रेजिस्टिविटी, और यहाँ पे उसका उल्टा है, और उसको हम रो से डिनोट करते थे। यहाँ पे इसका उल्टा है, इसको हम कहते हैं कंडक्टिविटी। इट इज़ द मेजर, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट मेजर्स इट्स एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और ये रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा। अब रेजिस्टिविटी रो है, तो इसको हम सिग्मा कहते हैं, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो ये बाकी यहाँ पे आप देखना, ठीक है। अब हमने कैपेसिटेंस पढ़ना है। कैपेसिटेंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपेसिटर किसको कहते हैं। देखें, हर जो भी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें कैपेसिटर होता है, लेकिन वो किस तरह काम करता है। हम एक पैरेलल प्लेट लेंगे, ये भी कंडक्टर होता है, ये भी कंडक्टर होता है, और हम इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक। इसमें पॉजिटिव टर्मिनल, इसमें नेगेटिव टर्मिनल, ठीक। जब हम ये कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है, इसके दरमियान एक स्मॉल सी डिस्टेंस होती है, ये पूरा कनेक्ट नहीं होता है, स्मॉल सी डिस्टेंस होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ये कंडक्टर है इस पे भी चार्ज आ जाते हैं, इस पे भी चार्ज आते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल से है कनेक्ट, तो इस पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज टर्मिनल से कनेक्ट है, इस पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो यहाँ पे एक ये कंडीशन अराइज हुई ना। अब हम अगर हम इस को यहाँ से मूव करते हैं, ख़त्म करते हैं, ओ ये तो सारा ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर इसको क्या करेंगे, इस बैटरी के बदले यहाँ पे बल्ब लगाएंगे। हमने बैटरी रिमूव की, ये चार्ज अभी यहाँ पे है, ये कहीं गई नहीं, ठीक है। इसने होल्ड करके रखा, इस कैपेसिटर ने, या ये जो पैरेलल प्लेट्स है, इसने ये चार्जेस होल्ड करके रखी, और हमने यहाँ पे ये बैटरी रिमूव की और यहाँ पे बल्ब लगाया। आपको पता है बल्ब का क्या होगा, इसमें लाइट आएगी, क्योंकि यही करंट यहाँ से वापस आएगी, और इसका सर्किट कंप्लीट होकर ये यहाँ पे ये क्या करेगा, ये ग्लो हो जाएगा। अब ये अरेंजमेंट जो है ना, इसको हम कैपेसिटर कहते हैं। ये हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होता है, ठीक। ये इसका काम क्या है, ये स्टोर करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को, यानी पॉजिटिव चार्ज को भी स्टोर किया, नेगेटिव चार्ज को भी स्टोर किया, और वक्त पड़ने पे हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं हम, लाइक फ्लैश ऑफ कैमरा। वो अचानक हम जब एक स्विच दबाते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है, और यहाँ पे हमें एक वो फ्लैश लाइट मिलती है। या और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस उनमें कैपेसिटर्स होते हैं, वो इसी तरह काम करते हैं, ठीक है। अब इस कैपेसिटर ने क्या काम किया, इसने चार्ज को होल्ड करके रखा। अगर हम इसको मेजर कर पाए कि इस कंडक्टर में कितनी एबिलिटी है कि ये चार्ज को होल्ड कर सके, उसी चीज़ को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। सिंपल है। कैपेसिटर आपको समझ आया, कैपेसिटेंस अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि ये इसका मेजर है, ठीक है। कैपेसिटर आपको डिवाइस समझ आया कि क्या चीज़ है, वो अरेंजमेंट मैंने बताया आपको। अब कैपेसिटेंस ये है कि ये है मेजर ऑफ कंडक्टर्स एबिलिटी टू होल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक। तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, कि जब हम किसी सर्किट में या कैपेसिटर को कोई वोल्ट अप्लाई करेंगे, उसमें कितना चार्ज होल्ड होगा, ये इस तरह अरेंजमेंट बनता है। अब इसका वैल्यू क्या आएगा, ये कैपेसिटेंस है, ये जो है ना कैपेसिटेंस है, इसका क्या आएगा ऐसा यूनिट, कोलम। वोल्ट क्या आएगा, वोल्ट, यानी कोलम बाय वोल्ट, इसका ऐसा यूनिट बनेगा। इसी को हम कहते हैं फराड, ठीक। 1 फराड इज इक्वल टू कोलम बाय वोल्ट, ठीक।
अब हमारे डोमेस्टिक सर्किट्स जो होते हैं ना, हम जब देखते हैं कि एक एलटी हमारे घर के सामने से गुजर रही होती है, उसमें दो वायर्स होते हैं। एक को हम लाइव वायर कहते हैं, एक को हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। जब हम वहाँ से कनेक्शन ले आते हैं अपने घर में, ठीक, वहाँ पे हम दो कलर के तार इस्तेमाल करते हैं। एक का कलर रेड होता है, एक का ब्लैक होता है। ये तो सिंपल है, ठीक, ये तो आप सबको पता होता है, ठीक। यहाँ पे जो ये रेड है ना, इसको हम लाइव वायर कहते हैं। उस वायर में वो किस पोटेंशियल पे होता है? 220 वोल्ट पोटेंशियल पे होता है। और जो दूसरा वायर होता है, इसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं। वो ब्लैक इंसुलेशन होती है उस वायर पे, वो 0 वोल्ट पे होता है, यानी उस पर करंट नहीं होती है। अगर आप उसको टच करोगे आपको करंट नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे बैठे हो और आपने इस लाइव वायर को छेड़ा तो ये आपको पटक सकता है, ठीक है। और एक अर्थ वायर होता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं ना, उनमें एक वो तीसरी किस्म की वायर होती है, जो ग्रीन कोटेड होती है, ग्रीन इंसुलेशन होती है। वो सिर्फ आपके मतलब बचाव के लिए होती है कि अगर लाइव वायर कभी उस मेटल जो आप डिवाइस यूज़ करते हो लाइक प्रेस, अगर उस पर पड़े तो आपको शॉक लग सकता है। उससे बचने के लिए वहाँ पे एक और वायर होती है, वो ऑलरेडी ग्राउंडेड होती है, तो वहाँ से आप इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हो, ठीक। यहाँ पे जो है ना वोल्ट कितना होता है? 220 वोल्ट्स होता है। और जो इंडिया में फ्रिक्वेंसी होती है ना, वो 50 हर्ट्ज होती है। ये याद रखना। कितना? यहाँ पे जो किस फ्रिक्वेंसी से बिजली आती है? 50 हर्ट्ज से, ठीक। और जो वोल्ट है 220 वोल्ट है, ये याद रखना। इसमें ये याद रखना। और लाइव वायर से ये किस पोटेंशियल पे होता है, न्यूट्रल वायर किस पोटेंशियल पे होता है, ये याद रखना है, ठीक। घर में कनेक्शन लाने से पहले हम उसको एक मैन फ्यूज से जोड़ते हैं। फ्यूज क्या है? ये एक वायर है, ठीक है, जो हम इन दोनों वायर से मतलब कनेक्ट करते हैं। जो लाइव या न्यूट्रल वायर होता है ना, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। इसमें क्या होता है फ्यूज में? ये एक ऐसी वायर होती है जिसमें टेम्परेचर बिल्कुल कितना होता है? टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो वो जल्दी मेल्ट होता है, यानी उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं ये वायर वहाँ पे? क्योंकि उससे हम बच पाते हैं। एंटायर हाउस बच जाता है अगर कोई एक्सेसिव करंट घर के अंदर आएगी। जब एक्सेसिव करंट आएगी, वो फ्यूज़ वायर जो है ना वो गर्म होगी। वो जब ज़्यादा गर्म होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। वो एकदम से ब्रेक हो जाएगा और सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आपका मकान आपके मकान की वायरिंग जो है वो बच जाएगी और आपका मकान बच जाएगा, ठीक। अब हम दो दो या तीन स्टोरीज होंगे। हम पूरे मतलब मकान को सिर्फ एक फ्यूज़ पे नहीं, बल्कि हम फिर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज़ लगाते हैं। हर स्टोरी का एक अलग अलग फ्यूज़ होता है। कभी किसी एक स्टोरी में अगर कोई गड़बड़, कोई फॉल्ट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, तो सिर्फ उसी स्टोरी का फ्यूज़ का डिस्कनेक्ट हो जाएगा और बाकी स्टोरीज़ हैं वो ऑपरेशनल रहेंगी। और दूसरा ये होता है कि एक लाइटिंग सर्किट होता है। अगर चलो से फॉर एग्जांपल एक ही मकान है, एक ही स्टोरी है, तो उसमें एक लाइटिंग सर्किट होता है, एक पावर सर्किट होता है। लाइटिंग सर्किट में सिर्फ वो फ्यूज़ वायर हम इस्तेमाल करते हैं जो अपने आप में सिर्फ 5 एम्पियर करंट मतलब दौड़ा सकता है। उससे ज़्यादा अगर दौड़ा तो वो ब्रेक हो जाता है सर्किट, ठीक है। ये उन चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ये लाइटिंग सर्किट जो लो पावर डिवाइस होते हैं। लाइक बल्ब्स कितना पावर लेते हैं? कम। फैन कितना पावर लेता है? कम। तो उन चीज़ों के लिए अलग एक सर्किट होता है और उसका फ्यूज़ वायर भी अलग होता है। इस तरह जो पावर सर्किट होता है जिसमें हमें हाई पावर अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, लाइक गीज़र्स है, कूलर्स है, आयरन है, या कुछ और बड़े बड़े चीज एसी है। जब हम वो ज़्यादा पावर ड्रा करते हैं ना, अब हम उस पर ये नहीं कर सकते कि हम 5 एम्पेयर ही करंट उसमें दौड़ाएंगे। उसमें तो ज़्यादा करंट दौड़ाना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे डिमांड ज़्यादा है, गीज़र्स का इस्तेमाल है, कूलर्स का इस्तेमाल है। तो वो फ्यूज़ वायर 15 एम्पेयर की होती है। तो जब ये 15 एम्पियर से पार करेगा ना इस करंट, तब जाकर ये पावर सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह हम लाइट सर्किट और पावर सर्किट यूज़ करते हैं। और मेन फ्यूज़ आपको पता है कि वो पहले ही लग जाता है ताकि आप महफूज रहो, ठीक। आज के लिए मुझे लगता है काफ़ी है। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।